नमस्कार दर्शक मित्रों, ICB 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं काजल कनौजिया। दर्शक मित्रों, योग के बारे में हम सब जानते हैं, पर उसका सही मायने में क्या उसका महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है और योग वास्तविकता में क्या है, वो जानेंगे आज रोज हमारे ICB 24 न्यूज के स्टूडियो में। ज्योति मिश्रा जी, जो गुजरात राज्य योग बोर्ड के सीनियर कोच है, वो उपस्थित है। तो दर्शक मित्रों, चलो जानते हैं कि योग का क्या महत्व है। जी ज्योति मिश्रा जी, आपका परिचय दीजिए आप। नमस्ते, सभी को प्रणाम। मेरा नाम ज्योति मिश्रा है। गुजरात राज्य योग बोर्ड की मैं सीनियर योग कोच, आईएनओ की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और गुजरात दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट की योग प्रमुख हूँ। योग सबसे पहले तो मैं सभी को, कल महिला दिवस है, उसकी सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत। बहन, बेटी, माँ और पत्नी बनकर घर को संभाला है औरत। महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात कर रहे थे कि योग का क्या महत्व है। तो योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योग हमारे भारत की देन है और यहाँ पे हम जब योग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसका पीछे हमारे गुजरात राज्य योग बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने, हमारे जो चेयरमैन हैं श्री शिषपाल जी सर, उन्होंने प्रण ले रखा है कि हर घर योग और सभी रहे निरोग। इसी प्रकार INO एंड सूर्या फाउंडेशन द्वारा 18 नवंबर से लेके 21 अगस्त तक नेचुरोपैथ दिवस मना रहे हैं, जिसमें हर घर में नेचुरोपैथ को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, योग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को योग और नेचुरोपैथ से जोड़ के पूरे घर को स्वस्थ रखा जाए। क्योंकि महिलाएं जब योग से जुड़ेंगी, नेचुरोपैथ से जुड़ेंगी, तो उस घर में बीमारियां कोसों दूर रहेंगी। महिलाओं के बारे में आपने बताया कि योग उनके लिए बहुत ही अच्छा है और फायदेमंद है। तो महिलाओं को कैसे फायदा पहुंचाते हैं और कैसे उनके बेनिफिट है जो महिला के लिए होते हैं योग? देखिए, महिलाओं के लिए इसलिए फायदेमंद है कि चाहे हाउसवाइफ हो या बाहर जॉब करते हो, तो दोनों का ही जिम्मेदारी बाहर की भी निभानी पड़ती है और घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। तो घर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, एक बहन के रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, और उन सब के साथ चलते चलते बहुत सारा स्ट्रेस भी उनको झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। और घर की महिलाएं जो होती है, अपने स्वास्थ्य पे कम ध्यान देके अपनी फैमिली, अपने बच्चों पे, अपने पति पे, अपने परिवार के सदस्य हैं उन पे ध्यान देती हैं और खुद को थोड़ा सा अवॉइड कर देती हैं। तो इसलिए उनको योग से, नेचुरोपैथ से जोड़कर उनको बताया, उनके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं किसी बीमारी से रिलेटेड, क्योंकि हमारी बॉडी का इंडिकेट करती हैं और वहाँ से वो उसको क्या नज़रअंदाज कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को सहन करना पड़ता है। तो वो लक्षण क्या है, किस प्रकार उनसे निजात पाई जा सकती है, तो हमारे योग में और नेचुरोपैथ में बहुत सारे उपाय हैं जिनको अपना के वो स्वस्थ रह सकती हैं। मतलब जो महिलाएं जॉब करती है तो रूटीन में भी ऐसे योग कर सकते हैं, उनको फायदा होता है? जी हाँ, बहुत फायदा है योगा करने से। एक तो उनके मानसिक जो है स्ट्रेस लेवल है वो दूर होते हैं और शारीरिक जो क्षमता है वो बढ़ती है, बाहर भी संभालने की और घर को भी संभालने की। तो जैसे कि महिलाओं में अभी हर 5 महिलाओं में से 1 महिला को PCOS की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो और पहले तो क्या होता कि शादी जब लेट होती थी तब ये सब प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन अभी 13 साल से लेकर और 30 साल की महिलाओं में भी ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये आ रही है, क्यों आ रही है? खान पान की, दिनचर्या की, क्योंकि वो अच्छे से अपने खान पान को ध्यान नहीं रख पा रही है, अपनी जो दिनचर्या है उस पे वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही, बिजी होने के कारण से वो अपना कुछ ध्यान नहीं रख पाते हैं ना, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स उनको सहन करनी पड़ती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कह भी नहीं पाती हैं, क्योंकि अब हमारा भले ही ना हम बहुत विकास आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाएं जो है अपनी समस्याएं हैं वो छुपाती हैं, इतना सबके सामने कह नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें उनको सहन करनी पड़ती है। तो 3 दिवस का मैंने CV रखा था
ये मकरपुरा लक्ष्मी विलास सोसाइटी के अंदर, उसके आसपास की सोसाइटी के भी लोग वहाँ पे महिलाएं आई थी, जिनको महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनका योग और नेचुरोपैथ के द्वारा उनका निवारण उनको बताया गया था, उनके बारे में जानकारी दी गई थी। जो ये योग के बारे में नेचुरोपैथ का आप बता रहे, उसमें क्या क्या होता है, मतलब जो पंच तत्व का क्या महत्व है योग में? हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है और सृष्टि भी पंच तत्व से बनी हुई है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो इन जब ब्रह्मांड बाहर है वही हमारे अंदर है, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि पंच तत्व, पंच महाभूत से बनी हुई है। तो उन्हीं के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उन तत्वों के द्वारा हम स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि अभी आप एक सवाल पूछेंगे कि अग्नि तत्व से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो अग्नि तत्व से हम उपवास जो हम करते हैं, जो हर घर में हर महिलाएं उपवास करती हैं, तो वो अग्नि तत्व के अंदर ही आता है। उपवास थेरेपी के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिर वायु के द्वारा, वायु तत्व के द्वारा, उसमें क्या आता है? वायु तत्व में प्राणायाम वगैरह सब आते हैं। हमारी श्वास प्रश्वास पे हम ध्यान रख के हम वायु तत्व के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी मैम, ये नेचुरोथेरापी जो है आपने बताया, उसमें जो पंच तत्व का जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे और क्या महत्व है उसका, जो पंच तत्व है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शक मित्रों को दीजिए आप। पंच तत्व का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, सृष्टि भी पंच महाभूतों से बनी हुई है। हम जब पैदा होते हैं तो 4 हॉस्पिटल साथ में लेके पैदा होते हैं, जिसमें हमारी जो दोनों हाथों की हथेलियां हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे हमारे पैर की थली में बहुत सारे पॉइंट हैं। पंच महाभूतों को जो हमारी जो उंगलियां हैं रिप्रेजेंट करती हैं। अंगूठा जो है हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और इंडेक्स फिंगर जो है हमारी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मिडल फिंगर है जो हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है और रिंग फिंगर जो है हमारी अनामिका उंगली वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। छोटी जो हमारी फिंगर है लिटिल फिंगर वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इनके द्वारा हम हमारे मुद्राएं बना के हम हमारे उन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरा हम उसमें उपवास थेरेपी है, वायु के तत्व के साथ में हम प्राणायाम है, उस थेरेपी को लेके हम कर सकते हैं। जल तत्व के साथ जो है हम कटी स्नान है, हमारा जल नीति है, बहुत सारी ऐसी इसमें चीजें हैं जो हम जल के द्वारा अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। और मिट्टी के तत्व से हम जो है मिट्टी पृथ्वी तत्व से जो है मिट्टी की लपेट होती है, मिट्टी को हम यूज करके उनसे हम काफ़ी सारे रोगों को, इवन वेट लॉस भी अभी जो लपेट है मिट्टी के द्वारा नेचुरोपैथ के द्वारा वो दूर किया जा रहा है। फिर हर्ब्स हैं, हमारे प्रकृति ने हमको बहुत सारे चीज़ें दी हैं, इतने सारे हर्ब्स दिए हैं, उनके द्वारा हम यूज करके हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में इंजेक्शन जो अभी वैक्सीन आए बहुत लेट आए हैं, लेकिन उससे पहले क्या कर रहे थे, सभी प्रकृति की तरफ आए ना। तो देखा जाए तो कोरोना जब आया है उसने हमको प्रकृति से जोड़ा, एक संदेश दिया है कि जाओ तुम अपनी प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति में वो सब चीजें हैं जो तुमको स्वस्थ रख सकती हैं। तो इसी से हमने ये क्या सीखा, हम वापस प्रकृति की तरफ आए और हमने प्रकृति की चीज़ों को हमने यूज किया। जैसे कि हमने स्टीम लिया, हमने हल्दी वाला दूध लिया, और जो भी हमारी चीज़ें हैं जो रसोई में उपलब्ध है उनको हमने लेके काढ़ा बना के उन सबको हमने, बहुत सारे लोग स्वस्थ रहे। योग प्राणायाम है उसके द्वारा, और जिन्होंने योग को पहले से कर रहे थे उनको कोरोना कुछ भी नहीं किया। उनको इम्यून सिस्टम जिनका वीक था, जिनका पित्त बिगड़ा हुआ था, तो वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, लेकिन मैं उनको दोष नहीं बोलती हूँ, मैं उनको त्रिगुण बोलती हूँ। क्योंकि वो दोष कब बनते हैं, जब वो बिगड़ जाते हैं, उनका बिगड़ा हुआ रूप होता है, तब वो दोष के रूप में कह। बाकी ये अगर व्यवस्थित हो, बैलेंस हो, तो ये हमको बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे किसी का जैसे कफ बिगड़ा हुआ था तो उनको कोरोना बहुत ज़्यादा जल्दी उनको हुआ। तो बाकी ये सब चीज़ें बैलेंस रहती हैं, हमारे तत्व जो बैलेंस में रहे, पांचों तत्व, फिर वात पित्त कफ हमारे बैलेंस में रहे, तो हमको किसी भी प्रकार का रोग हमको नहीं हो सकता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं।
जी, ये कोविड में तो ये बहुत ही फायदे करा था। तब जो आयुर्वेदिक सब दवाई का उपयोग कर रहे थे, तो कोविड महामारी जब फैली थी, तो अभी भी लोग सब नेचुरोथेरापी और ये जो आयुर्वेदिक दवाई उनका उपयोग करके बच रहे हैं इन रोग से। जी, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि अभी वैक्सीन जो आया है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। प्रॉपर इसका कोई ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाओगे तो कोरोना हमको नहीं होगा। जिनको वैक्सीन हुआ है उनको भी कोरोना हो रहा है। तो ये हम योग के द्वारा हम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्राणायाम करके, कुछ आसन करके। और नेचुरोपैथ से जो है हम जैसे स्टीम ले रहे हैं लेकर, और हमारे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इनको प्रकृति से जोड़ के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, जो कि सब कर रहे हैं अभी सब तरीके से। जैसे कि गिलोय है ना, प्रकृति गिलोय है, उनको उन्होंने बहुत सा यूज किया है। और इस तरीके से बहुत सारी हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो जिनका काढ़ा बनाकर यूज करके कोरोना से बहुत सारे लोग बचे हैं। जी मैम, ये योग है, जो योग शिक्षक जो होते हैं उसमें क्या महत्व होता है योग शिक्षक के लिए? देखिए, जो योग सीख के अगर कोई शिक्षित होगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, तो वो अपने परिवार में भी उससे को जोड़ेगा और समाज को जोड़ेगा और राष्ट्र को। तो अभी जो सबका सपना है, हमारे जो गांधी जी का सपना था कि भारत को रोग मुक्त रखना है, तो उन्होंने नेचुरोपैथ को से जुड़ने के लिए सबको प्रेरित किया और नेचुरोपैथ के काफ़ी सारे सेंटर उन्होंने खोले। अभी पुणे में एक सेंटर की स्थापना लॉन्च अभी मतलब इनॉग्रेशन होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभी सेंटर उन्होंने किया है, जिसका उद्घाटन कुछ ही समय कुछ में होने वाला है। तो इस योग से शिक्षक जब बनेंगे, योग को ग्रहण के शिक्षा जब बनेंगे, तो काफ़ी सारे लोगों को शिक्षित कर पाएंगे। और योग जो है हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय धरोहर है, और इससे जुड़कर लोग सीख कर लोग बाहर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों को सिखा के अपनी अर्न कर रहे हैं। तो जब शिक्षित बनेंगे तो समाज शिक्षित होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होगी, साथ ही साथ रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। जो कि अभी गुजरात राज्य योग बोर्ड जो कर रहा है, हर घर योग सभी रहे निरोग। तो यहाँ पे जो ट्रेनर रेडी किए जाते हैं, जैसे कि मैं सीनियर योग कोच हूँ, मैंने भी 100 से ऊपर योग ट्रेनर रेडी किए हैं। वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी क्लासेस चल रही हैं उनको मानद वेतन मिल रहा है, जिससे वो अपने आप को तो स्वस्थ रख रही हैं, समाज को स्वस्थ रख रहे हैं, और साथ ही साथ जो समय दे रहे हैं गुजरात राज्य बोर्ड, उस समय का उनका मानद वेतन भी उनको दे रहा है। तो रोजगार के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, और समाज स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, और जब परिवार और समाज स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। जी मैम, जो भी योग है उनके 5 बेनिफिट्स क्या है, आप बताएंगे? जी, पहला तो ये है कि जो अभी बहुत सारा स्ट्रेस सभी को ही है, छोटी छोटी बातों पे लोग हाइपर हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा रहता है, तो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, शरीर में सभी हड्डियों को मजबूत और लचीलापन लेके आता है, एकाग्रता बढ़ाता है। स्टूडेंट्स के लिए भी योग जो है बहुत अच्छा है, उनके जो कंसंट्रेशन पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ ये ऐसे रोगों को दूर करता है जो हमको बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा पैसे एलोपैथी दवाइयों में इलाज में डाले जाते हैं। तो वो बीमारियां जो हैं वो तो क्योर होती हैं, और जो स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उन सब चीज़ों को उनको नहीं सहन करना पड़ता है, उन सब चीज़ों से। और इसके तो बहुत सारे, जैसे देखा जाए तो बहुत सारे फायदे हैं योग के, उंगलियों पे नहीं गिना सकते, अनगिनत उसके योग करने के बहुत सारे फायदे हैं। जी मैम, ये किशोरों के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है और कैसे वो फायदा करते हैं किशोरों को? जी, हमारा जो भारत का जो टीनेजर्स हैं, जो युवा हैं, वो भारत का भविष्य है। तो अगर उनको वो योग से जुड़ते हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए, अभी बच्चे में धैर्यशीलता जो है, पेशेंस है, वो उसकी कमी आ रही है बहुत। जैसे कि रिजल्ट का में कोई भी रिजल्ट आया, 10th में कम आता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है उनका। जी, 10th में नंबर कम आए,
12th में नंबर, तो क्या सुसाइड जैसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब चीजें? तो देखा जाए उनकी धैर्यशीलता है, पेशेंस है, उसकी कमी है। तो योग से जब वो जुड़ेंगे, योग करेंगे, तो उनमें ये सब चीजें, जो स्ट्रेस लेवल है वो दूर होगा, उनमें हर मुश्किलों से जूझने का उनको ताकत मिलेगी। आप देखिए अपने पहले जो हमारी संस्कृति थी, तो उसमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। वहां पर जो बच्चों को वहां पे रहकर ही उनको शिक्षा ग्रहण की जाती थी, और कार्य भी उनको अपने खुद ही करने पड़ते थे, साथ ही गुरु की सेवा भी करनी पड़ती थी। लकड़ी काटने से लेके भोजन बनाने से लेके हर कार्य उनको करना पड़ता था, और उनको इस सर्वांगीण विकास उस समय पे किया जाता था। तो योग में अगर अपनाते हैं तो उसमें भी सर्वांगीण विकास होता है। आपके अंदर छोटी छोटी जो मुश्किलें आती हैं उनको धैर्य पूर्वक उनको लड़ने की उनकी ताकत मिलती है। तो अभी बच्चे जो हैं उनको मैं तो ये बोलूँगी सभी पेरेंट्स को कि आप उनको योग से जोड़िए, ताकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो, और जब जुड़ेंगे तो मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो पढ़ाई में उनका मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को जो वो पढ़ रहे हैं वो समझ पाएंगे, और अच्छे से वो अपनी तैयारी करके एग्जाम दे पाएंगे, जिसके रिजल्ट भी उनको उसके अनुसार मिलेंगे। बाय चांस अगर रिजल्ट किसी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कम भी आते हैं, तो उनमें वो धैर्य रहता है कि वह वापस से उसी जोश से वो तैयारी करते हैं, उसी जोश से वो वापस से तैयारी करके रिजल्ट को अच्छा पाने। ऐसा नहीं है कि कम रिजल्ट आया, हतोत्साहित हो गए और वो उन्होंने कुछ गलत कदम उठा दिया। योग करके वो ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और इसमें उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, कैचिंग पावर उनकी बढ़ती है। जी मैम, ये अभी तो जो राज्य सरकार है उन्होंने एग्जाम के लिए भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए, फिर अभी एग्जाम भी होने वाली है। तो अभी जो 10th और 12th के स्टूडेंट की एग्जाम आएगी, उसमें ये योग कैसे फायदेमंद होगा बच्चों के लिए? जी, उनके देखिए 10th और 12th के जो बच्चे, उनको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है बोर्ड के एग्जाम जो देते हैं। बोर्ड के एग्जाम का स्ट्रेस वो ले लेते हैं, और इतना अभी हवा बना हुआ कि बोर्ड के एग्जाम है, तो वो जब पढ़ने बैठते हैं तो उनके एक ही वो होता है कि बोर्ड के एग्जाम है, और वो जो पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसकी वजह से मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनको पेरेंट्स जो हैं और योग और आसन प्राणायाम वगैरह वो थोड़ा सा कराएं। समझ सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम है, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन 15 मिनट और आधा घंटा तो हर एक विद्यार्थी को अपने लिए योग करने के लिए निकालना चाहिए। तो कुछ ऐसे आसन प्राणायाम से हैं जो वो करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका मन शांत होगा, और वो जो भी पढ़ेंगे जल्दी उनको वो अपने अंदर उतार पाएंगे, और स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि सूर्य नमस्कार है, शिक्षा स्टूडेंट्स के लिए सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा है, और ताड़ासन है। बैठ के चेयर पे बैठ के आप कुछ ऐसे आसन आप कर सकते हैं जिससे थकान ना हो, क्योंकि पढ़ते हैं तो एक गर्दन झुकी हुई होती है, तो शोल्डर पेन, गर्दन का पेन होता है, बैठे रहने से बैक में भी पेन आते हैं। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज अगर वो करें चेयर पे भी बैठ के, तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तो उनको वो दबा के प्रेस करके वो अपने आप को वापस से एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत यानी ओमकार है। इन ओमकार की चैंटिंग करने से उनके लिए बहुत सारे फायदे हैं, उन सब चीज़ों के बहुत सारे उनको फायदा मिल सकता है। जी मैम, ये योग जो है तो योग व्यायाम के लिए क्यों बेस्ट है? देखिए, योग व्यायाम नहीं है पहली बात तो, और हम जो करते हैं जैसे कि पूरा योग नहीं, योग के तो 8 अंग हैं जो महर्षि पतंजलि ने इसके 8 अंग बताए हैं। तो 8 अंग में से हम योग सबसे अच्छा व्यायाम है, क्यों है ऐसा? योग मैं वही बोल रही, योग व्यायाम नहीं है, योग तो पूरी एक जीवन शैली है, ये तो जीने की कला है, इसको व्यायाम नहीं कह सकते। व्यायाम तो एक हिस्सा है, यानी आसन जो है वो उसका योग का आसन है, जो एक हिस्सा है आसन है। हम प्राणायाम लेते हैं, हम ध्यान लेते हैं। योग में से सिर्फ हम 3 अंगों को ही तो काम में ले रहे हैं, बाकी तो योग के तो 8 अंग हैं। तो इसमें से ये 3 जो हम आसन प्राणायाम और ध्यान करते हैं, इसके द्वारा हम हमारे अपने आप को हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारी जो चीजें हैं, बीमारियां हैं, उनको हम अपने आप से दूर रख सकते हैं। हमारा जो देखिए, इसमें हम बीमार कहाँ से होते हैं, हम जहाँ डाइजेशन सिस्टम है, पेट से बीमारी आती है, या फिर हमारे
मस्तिष्क से आती हैं। तो जब हम योग आसन जब हम करते हैं, प्राणायाम जब हम करते हैं, योग अपने जीवन में, नेचुरोपैथ को हम जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। जब डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके साथ साथ नर्व, यानी एक दूसरे से ये सिस्टम्स जुड़े हुए होते हैं, जिसके साथ साथ हम हर चीज को जो है स्वस्थ रह के, हर चीज जो तनाव है, अननेसेसरी स्ट्रेस जो हम लेते हैं, उन सब से हम दूर रख सकते हैं अपने आप को। योग बच्चों के लिए कैसे बेनिफिट करता है, छोटे बच्चे को? छोटे बच्चों के लिए तो भी योग बहुत ज़रूरी है, और उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी बच्चे खाने में बहुत नक्चड़े होते हैं, उनको फास्ट फूड उनको चाहिए, हेल्दी खाने के पीछे वो हेल्दी खाने के पीछे से दूर भागते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल वो सब हाँ, तो वो सब वगैरह नहीं खाते हैं। तो ये उनके, तो अगर जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ अच्छे से उनका नहीं हो पाता है, तो अगर योग से उनको जोड़ते हैं, तो मैं योग जब बच्चों को करवाती हूँ, किड्स योगा, तो समर कैंप जब जैसे लगाते हैं, तो उसमें हम खेल खेल में बच्चों को योग करवाते हैं। जैसे कि कपालभाति, अब उनको क्या कैसे समझाएं, बच्चे हैं छोटे, समझ नहीं पाते हैं, तो उनको कपालभाति जैसे स्टीम इंजन होता है, पक्षियों की आवाज़ है, जानवरों की आवाज़ है, उनके साथ हम उनको करवाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक बच्चे को कैसे करवाते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगी। जैसे छुप 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 इंजन जो चलता है, छुप छुप की आवाज़ निकलती है, तो देखिए यहाँ पे पेट ऑटोमेटिकली आपका अंदर जाता है। कपालभाति में क्या होता है कि आपको सांसें बाहर छोड़नी होती है, पेट अंदर लेना होती है। तो इसमें इस तरीके से छुप छुप छुप, जिस तरीके से हम जा रहे हैं, तो देखिए आप पेट अंदर जा रहा है, तो उनको एंजॉय करके वो करते हैं, तो उनका कपालभाति उनका हो रहा है। ये पक्षियों की आवाज़ निकाल के, जानवरों की आवाज़ निकाल के, तो खेल खेल में हम उनको योग सिखाते हैं और उनको योग से जोड़ते हैं। और अभी तो बच्चों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये सब चीज़ें दूर ही हटती जा रही हैं। बच्चों को अभी ये नहीं पता होता कि जैसे कि कार्टून्स वगैरह देखते हैं, राम कृष्ण भगवान, राम सीता, इन सब के बारे में भी नहीं पता होता है। तो मेरा एक संदेश भी है आपके द्वारा कि आप अपने पेरेंट्स को, कि आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, उनको बताइए कि कैसी कैसी महान हस्तियाँ, कैसे फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश में हुए हैं, और किस प्रकार हमारा विश्व गुरु था हमारा भारत देश। और यहाँ पे ऐसे ऐसे चाणक्य, चरक जैसे चाणक्य जो हमारे ऋषि हैं उनके, और चरक जैसे हमारे चिकित्सक हुए हैं, तो उन सब, और महालक्ष्मी बाई जैसी हमारी वीरांगना हुई है, तो ऐसे कितने ही मैं आपको नाम गिनाऊं, तो उन सब को फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं, हमारे वेद पुराणों के बारे में बताएं, थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें, ताकि हमारी संस्कृति बरकरार रहे। आगे आने वाली पीढ़ी को अगर हम ये नहीं बताएंगे, तो फिर हम जो है धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त होती जाएगी। तो हमारी संस्कृति, हमारा विश्व। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपने अभी पंच तत्व के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि उपवास का जो है, तो उपवास और योग का क्या कनेक्शन है? मतलब उपवास तो धार्मिक भी होता है, फिर योग में कैसे? हाँ, देखिए पहले जो क्या होता था कि महिलाएं जो है शिक्षित इतना नहीं हुआ करती थी। अभी तो हर घर में शिक्षित महिला है, तो उनको आस्था से जोड़ के उनको बताया जाता, जो भी चीज़ें एक आस्था से, ताकि वो जल्दी से उनको ग्रहण कर सके। उपवास थेरेपी जो है इसके अंदर आस्था से उसको जोड़ा गया। और हमारे गांधी जी भी बोलते हैं कि वीक में एक बार उपवास करना चाहिए। जब उपवास करते हैं तो उसमें हमारा हीलिंग पावर बढ़ता है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उपवास काफ़ी तरीके से होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग उपवास भी होता है, और लघु उपवास होता है, दीर्घ उपवास होता है। एक दिन का, जैसे सभी लोग ज़्यादातर एक दिन खाना खाकर उपवास करते हैं, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो होता है सायंकालीन उपवास होता है, जिसको करने से वेट लॉस भी दूर होता है, और डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है हमारा, और हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हीलिंग पावर जब हमारे शरीर की बढ़ेगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बढ़ेगी। तो सायंकालीन उपवास माने कि आप शाम को हल्का कुछ भी ना खाएं, सुबह और शाम खा के सायंकालीन आप कुछ ना खाएं। अगर भूख भी लगती है तो कुछ नट्स या फिर सूप वगैरह ले सकते हैं।
मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब रूटीन में सब अभी तो बहुत डिजिटल भी हुआ है, फिर वर्क करते हैं, सब जॉब करते हैं, तो रूटीन वर्क में अपन कैसे मतलब कर सकते हैं योगा, जो योगा बेस्ड होता है रूटीन में भी अपन बैठे बैठे भी कर सकते हैं ऐसा कोई हाँ जी योगा? बिल्कुल, जैसे कि जॉब करती हैं महिलाएं तो वो चेयर पे भी कुछ ऐसे आसन वगैरह हैं, सूक्ष्म क्रियाएं कर सकती हैं। और अनुलोम विलोम है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप फ्री हैं तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करके बिल्कुल धीरे धीरे और राइट नोस्ट्रल से उसे 2 गुनी मात्रा में छोड़ के वापस वहां से इनहेल करके और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ के इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जो आपको रिलैक्स भी करता है। और जब भी खाली समय मिले और आपका स्टमक खाली हो तो आप कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम है वो आप कहीं भी चलते फिरते बैठे किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं उज्जयी प्राणायाम, जिसको करने से हमारी जो वोकल कोर्स है वो स्वस्थ रहते हैं, हमारी आवाज़ जो है वो स्वस्थ रहती है, हमारा जो चक्रास है जहाँ विशुद्धि चक्र है वो एक्टिव इसमें रहता है। तो इस तरीके से कुछ प्राणायाम है, कुछ आसन है जो कर सकते हैं। अभी चेयर योगा बहुत प्रचलित है, अभी कॉर्पोरेट वगैरह सब जगह पे चेयर योगा वगैरह सब करवा रहे हैं। स्ट्रेचिंग वगैरह है वो कर सकते हैं। तो वर्किंग वुमेन, और जैसे किचन में आप खाना बना रहे हैं तो किचन में भी खाना बना के आप वेट लॉस करना है तो आप स्क्वाट धीरे बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा बैठ के, यानी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम मेरी जो क्लासेज हैं, जूम क्लासेज वगैरह चलते हैं उसमें मैं उनको बताती हूँ कि आप जब काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, उसके साथ साथ आप और भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके आप उसमें आप बेनिफिट्स आप कर सकते हैं अपने। ठीक है जी मैम, मैं सूर्य नमस्कार जो करते हैं योग का ही है, तो उसमें क्या बेनिफिट्स है सूर्य नमस्कार करने के? सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण विकास करता है हमारे शरीर का और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत सूर्य नमस्कार और सभी को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। हर शरीर का एक एक अंग उसके अंदर एक्टिव रहता है और हर मांसपेशियों पे इसका इफेक्ट आता है, चाहे कॉर्न मसल्स हो हमारे, चाहे हाथ पैरों के मसल्स, सभी मतलब सभी तंत्रिका तंत्र है उसमें सम्मिलित होती है। सूर्य नमस्कार बहुत फायदेमंद है और सभी को करना चाहिए। जी मैम, अभी कल जो वुमेन्स डे है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कल वुमेन्स डे है तो फिर से मैं बधाई देती हूँ सभी को, यहाँ पे हमारे जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं। यही कहना चाहूँगी महिलाएं सभी आगे आए और योग से जुड़े, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े। अगर आप खुद योग से जुड़ेंगी, प्राकृतिक चिकित्सा को अगर आप अपनाएंगी तो हर घर की महिला अगर इससे जुड़ती है तो हमारे परिवार को स्वस्थ रख सकती है, अपने रोगों को अपने घर को रोगों से दूर रख सकती हैं। तो एक महिला शिक्षित होगी तो उसका परिवार भी शिक्षित होगा और स्वस्थ रहेगा। तो ज़्यादातर इसीलिए हम योग का प्रचार प्रसार, नेचुरोथेरेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और ये जो सपना है हमारे गुजरात राज्य योग बोर्ड के चेयरमैन सर का और आईएनओ का हमारे सूर्या फाउंडेशन का कि हर घर में योग सभी रहे निरोग और नेचुरोपैथ का कि रोग मुक्त भारत, तो ये जल्द ही पूर्ण होगा अगर हर घर की महिला अगर इसमें भाग लेंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी इससे जुड़े योग से और नेचुरोपैथ से। जी मैम, अभी आपने रिसेंटली 3 डेज का जो महिलाओं के लिए स्वस्थ रखने के लिए जो कार्यक्रम रखा था उसके बारे में कुछ जानकारी? हाँ जी, महिला वीक दिवस के उपलक्ष्य में ये जो वीक चल रहा है तो मैंने 3 दिवस का एक फ्री शिविर रखा जिसमें योग और नेचुरोपैथ से महिलाओं को जुड़ने के लिए प्रेरित किया और बहुत सारी लोग महिलाएं इसमें सम्मिलित हुई। आसपास के सोसाइटी की भी महिलाएं इसके अंदर आई। इसमें महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं जैसे कि पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हैं और जैसे कि सीनियर सिटीजन की जो प्रॉब्लम्स है कि वो योग कैसे करें, कि योग तो युवा कर सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध महिला योग थोड़ी ना कर सकती हैं। तो उनको भी बताया गया कि आप कैसे कर सकते हो। जरूरी नहीं आप नीचे बैठ के करें, आप सोफे पे, चेयर पे, बेड पे, आप कहीं पर भी बैठ के आप कर सकते हैं योग। सीनियर सिटीजन तो ज्यादातर योग नहीं कर सकते, जो उनके लिए होता है वो कर सकते, तो वो कैसे योग है जो वो लोग कर सकते हैं सीनियर सिटीजन? वो चेयर पे बैठ के आप कर सकते हैं पैर को, जैसे कि किसी को डायबिटीज है
और घुटनों का पेन है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, और जिसमें मंडूकासन अगर आप करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए। तो कैसे करेंगे आप चेयर पे बैठ के, क्योंकि इसमें मंडूकासन जो है वज्रासन में बैठ के करते हैं, तो लेकिन आप वज्रासन में बैठने के लिए आपको घुटने फोल्ड करने पड़ेंगे। तो अगर लेकिन घुटने में पेन है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक कंफर्ट जगह पे जैसे बैठिए, चेयर पे या सोफे पे, कहीं पे भी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आप इस प्रकार से बैठेंगे और दोनों हाथों की अंगूठे को अंदर लेके मुट्ठी बंद करेंगे। नाभि के लेफ्ट एंड राइट आप इस प्रकार मुट्ठी रखें, इनहेल करके सांसों को छोड़ते हुए आप इस प्रकार से आगे आएंगे। आगे इस प्रकार से आप झुकेंगे और वहाँ पे आपके पेनक्रियास पे इसका इफेक्ट होगा और कुछ देर वहाँ पे रुकेंगे और वापस इनहेल करते हुए वापस आप आएंगे। तो इससे आपको सोफे पे, चेयर पे, वहाँ पर भी बैठ के आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जरूरी नहीं आप जमीन पे बैठ के करें, जहाँ है जहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो योग में जितने भी जोने हैं उसमें उतने ही आसन बताए गए हैं। 84,000 आसन बताए हैं, उसमें से 84 आसन, 84 आसन को स्थान दिया गया। उसमें से भी कुछ ऐसे आसन हैं जैसे कि अलग अलग गृह संहिता में, हठ प्रदीपिका में अलग अलग आसन उनकी संख्याएं बताई गई है। लेकिन आपके अनुसार, आपके शरीर के अनुसार जो आपको कर पाते हो वो आपको करना चाहिए। जैसे महर्षि पतंजलि ने आसन के लिए कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, कि आप ऐसी जगह पे आप बैठ जाइए, वो आसन कीजिए जो आपको स्थिर रह सके और आपको सुख की प्राप्ति हो, उसमें आपका ध्यान भी लगे और आपके शरीर को फायदा भी हो। तो इस प्रकार से आप आसन वगैरह आप कर सकते हैं। प्राणायाम कर सकते हैं, आपका खाली पेट होना चाहिए, खाना के 3 से 4 घंटे का उसमें गैप होना चाहिए, तो प्राणायाम आप कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो लो ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी इसकी सही से जानकारी है तो आप उनको अपनाकर उनको आप ठीक रख सकते हैं, उन बीमारियों को आप क्योर कर सकते हैं। जी मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि अभी तो सभी जगह पे योग का बहुत ही महत्व है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत में तो है ही और विदेश में कहीं भी समग्र वर्ल्ड में है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि अभी बड़ौदा में कितने सेंटर है और क्लासेस है योग के? देखिए, वडोदरा में सेंटर क्लासेस की अगर गिनती करूं तो अगर आप ये मुझे 2018 में अगर पूछते, 18 और 17 में, तो शायद मैं आपको बता देती। अभी कितने एक्टिव क्लासेस जी, है? अभी तो इतना है कि हम कोच जो है 34 कोच हैं और सभी के सभी एक्टिव हैं और उन्होंने अपने तरीके से, अपनी कार्य क्षमता से उन्होंने बहुत सारे ट्रेनर उन्होंने रेडी किए हैं। तो हर एक वार्ड में कम से कम 4 से 5 अभी रिसेंटली क्लासेस चल रही होंगी। तो यानी हर गली, हर कूचों में योग बोर्ड के द्वारा निःशुल्क क्लासेस ली जा रही हैं और बहुत सारे सेंटर हमारे वडोदरा के अंदर हैं। तो अगर यूँ कहूँ कि हमारा वडोदरा योग में होने जा रहा है या हो गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, अभी तो हर जगह योग होता ही है। सुबह भी कई जगह पे मैं भी देखती हूँ कि योग होते ही है। जी, ये हमारे चेयरमैन श्री शिषपाल जी की बदौलत है कि उन्होंने योग को इतना प्रचार प्रसार किया है और उन्होंने संकल्प लिया है कि 1 लाख योग ट्रेनर तैयार करने का, और हम सब उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए हम सब जुड़े हुए हैं। और वडोदरा नंबर 1 पे चल रहा है। बहुत सारे ट्रेनर इसके अंदर रेडी हो चुके हैं। ट्रेनर रेडी होके अपनी क्लासेस ले रहे हैं और अपने साधकों को उससे जोड़ रहे हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है और अभी भी क्लासेस, अभी 5 तारीख हमारा अभी गया, उसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं और हो रहे हैं और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जी मैम, अभी तक आपने कितने ट्रेनर को एक्टिव किया है? मतलब मैंने 100 के समथिंग मैंने ट्रेनर्स रेडी किए हैं, जिसमें से 20 क्लासेस मेरी चल रही हैं। उसमें से कुछ जो है, कुछ क्लासेस तो ऐसी हैं, 8 से 9 क्लासेस ऐसी हैं जिनको मानद वेतन नहीं चाहिए और वो सिर्फ सेवा के भाव से वो कर रहे हैं। जी जी। अभी तो इंडिया में भी 21 जून को योग डे मनाया जाता है और नेचुरोथेरापी डे 18 नवंबर को ना। जी जी जी। जो नेचुरोथेरापी डे है 18 नवंबर को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, प्राकृतिक दिवस जो है नेचुरोपैथी डे हमारा 18 नवंबर से मनाया जा रहा है और हमारा अभी तो अमृत महोत्सव चल रहा है
हमारा जो 18 नवंबर से स्टार्ट हुआ है आईनो सूर्या फाउंडेशन के तहत, और 22 अगस्त तक चलेगा, जिसमें से महिलाओं के लिए है योग नेचुरोपैथ से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, अलग अलग कंपटीशन इसके अंदर रखे जा रहे हैं ताकि बच्चे भी इसके अंदर जुड़े और महिलाएं जुड़े और पुरुष भी जुड़े, सभी मतलब योग मुक्त भारत अभियान चल रहा है। तो पूरे भारत से रोगों की छुट्टी करनी है। और इसी प्रकार अमृत महोत्सव में बहुत सारे संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे गुजरात राज्य योग बोर्ड जुड़ा हुआ है, तो हर घर योग सभी रहे निरोग का नारा लेके चल रहा है। अब तो बस एक ही बात कि योग और नेचुरोपैथ पतंजलि जो है वो योग थेरेपी को लेके चल रहे हैं। तो सभी इसी एक ही सभी अलग अलग चीजें लेके एक ही दिशा में जा रहे हैं कि सिर्फ हमारा जो भारत है जो है रोग मुक्त रहे, और ये जो बीमारियां हैं वो घर से दूर रहें, प्रकृति को अपनाएं, और नेचुरोपैथ योग आसन प्राणायाम और जो हमारी भारत की जो संस्कृति है उन्हीं को अपनाकर फिर से स्वस्थ रहें। और सभी को समाज स्वस्थ रहेगा, महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र फिर अपने आप में स्वस्थ रहेगा। जी मैम, आपके लिए आपके अनुभव के एक्सपीरियंस की तरफ से कौन सा योग बेस्ट है आपके लिए जो अभी तक आप करते हो? जी योग में जो आसन जो पार्ट जो हम करते हैं योग में, तो देखिए कि बहुत सारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों को जब हम करते हैं तो वो योग के अंदर आता है। लेकिन योग में हम आसन प्राणायाम और ध्यान को अपनाते हैं। तो योग के बारे में देखा तो उसको योग बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक योग का पार्ट है। तो मेरे लिए तो क्योंकि मैं योग से जुड़ी हुई हूँ पिछले 10 साल, तो मेरे तो सभी लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को एक अच्छा बता के एक को बुरा नहीं बता सकती, लेकिन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा है। और जो जिसको जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार उनके लिए वो चीज़ अच्छी है। जैसे कि थायराइड जिसको है तो आप थायराइड से रिलेटेड आसन है वो कर सकते हैं, उसमें उससे रिलेटेड प्राणायाम है वो कर सकते हैं। डायबिटीज जिनको है तो उससे रिलेटेड जो उसमें के अंदर हमारे योग में बहुत सारे आसन प्राणायाम बताए गए हैं तो उनको क्योर कर सकते हैं। तो पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे मेरे कपालभाति जो क्रिया है वो सभी को करनी चाहिए। बहुत अच्छी बहुत बेस्ट है, कपालभाति के द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं सूर्य नमस्कार को बोलूँगी कि सभी, क्योंकि इसके अंदर सर्वांगीण विकास होता है सभी का। जी मैम, हमारे दर्शक मित्रों को ICB 24 न्यूज़ के माध्यम से आप कौन सा संदेशा देना चाहेंगे, खास तौर से महिलाओं को और लोगों को, क्या कौन सा संदेशा? जी आपके न्यूज़ की चैनल से मैं सभी को फिर से सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगी। और महिलाओं को एक कुछ पंक्तियों के साथ मैं संदेश देना चाहूँगी। शिक्षा की ताकत को जानो नारी, शिक्षा की ताकत को जानो नारी, तुम खुद को पहचानो नारी, तुम हो मानवता की पालनहार, इस सृष्टि पर है तुम्हारा उपकार। तो बिल्कुल नारी जो है वो पूरी पालनहार है, एक जीवन देती है। और अगर नारी ना हो तो इस सृष्टि की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम सभी घर की जो नारियां हैं वो सभी शिक्षित हैं। अभी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी जो चल रहा है भ्रूण हत्या, ये सब चीज़ें अभी बहुत अभी भी कम है। और सरकारें जो है नारी सशक्तिकरण पे कार्य कर रही है हमारी सरकार, लेकिन फिर भी ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो इसमें हम सभी महिलाओं को भी इसमें समझना होगा, क्योंकि ये जो भ्रूण हत्या का जो चल रहा है, लड़की का आने से पहले उनको खत्म कर दिया जा रहा है, तो इसके पीछे महिला भी इसकी रजामंदी होती है। कई बार उसको पता भी नहीं होता है, और कई बार पता होता है तब भी महिलाएं खुद ये कदम उठाती हैं। तो ये कदम ना उठाएं, क्योंकि अगर महिलाएं नहीं होगी, नारी नहीं होगी, तो सृष्टि का निर्माण कैसे रहेगा, कैसे हो पाएगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो नारी के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, तुम उसको पहचानो और इस समाज को और राष्ट्र को आगे लेके जाओ। जी दर्शक मित्रों, ये थे गुजरात राज्य योग बोर्ड के सीनियर कोच, योग कोच थे। इन्होंने हमें योग के बारे में जो महत्व और इम्पोर्टेंस समझाए उसका पालन कीजिए
और धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके बदल। थैंक यू सो मच काजल जी, आपका और आपके न्यूज चैनल का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और योग के बारे में इतनी सारी जानकारी आपने। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। जी, कैमरा पर्सन विजय चौहान के साथ मैं काजल कनौजिया, ICB 24 न्यूज़।